एंजाइम इनहिबिशन। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। अब मैं एंजाइमोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं और सबसे पहले आपको कंटेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि आखिर हम इसमें पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। एंजाइम इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, आखिर ये इनहिबिशन होता क्या है। और इसके जनरल इंट्रोडक्शन के साथ आपको पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, जो कि दो प्रकार से होता है। एक तो होता है रिवर्सिबल इनहिबिशन और दूसरे प्रकार का इनहिबिशन होता है इररिवर्सिबल इनहिबिशन। इसके बारे में आपको पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद फिर आपको रिवर्सिबल इनहिबिशन के भी टाइप्स पढ़ने होंगे। टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन। मुख्य रूप से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काइनेटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है इनहिबिशन का, ये भी आपको देखना होगा। तो इररिवर्सिबल इनहिबिशन के टाइप्स में सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में जानना होगा। इसके पश्चात हम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। और जब हम इतना पढ़ लेंगे तो इसके साथ ही साथ एक तीसरा प्रकार भी होता है, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के विषय में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। और कहा जाए तो इन तीनों ही एंजाइम इनहिबिशन के प्रकारों का एक मिश्रित रूप भी होता है जिसे कहा जाता है मिक्स्ड इनहिबिशन। इसके विषय में भी हमें विस्तृत रूप में चर्चा करनी होगी। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि विस्तृत रूप में हमें चर्चा करनी है, तो इसके साथ ही साथ हमें काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, जिसके अंतर्गत आप प्रत्येक प्रकार के इनहिबिशन, एवरी टाइप ऑफ इनहिबिशन की काइनेटिक्स, इसका काइनेटिक डेरिवेशन और एसोसिएटेड प्लॉट्स, जो भी प्लॉट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है उनका आप विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको डेरिवेशन एंड प्लॉट्स के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। और जब आप इतना सारा कुछ पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद आपका एंजाइम इनहिबिशन कंप्लीट होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, मैं जो नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं एंजाइम इनहिबिशन है, जिसमें सबसे पहले आपको एंजाइम इनहिबिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। इसके बारे में एक प्रस्तावना, एक इंट्रोडक्शन स्टडी करनी होगी। और इंट्रोडक्टरी स्टडी के बाद आपको एंजाइम इनहिबिशन के प्रकारों के विषय में जानना होगा, जो कि दो प्रकार का है, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। और रिवर्सिबल इनहिबिशन के भी कई प्रकार होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मिक्स्ड इनहिबिशन। और इन सारे प्रकार के इनहिबिशन की काइनेटिक्स, जिसमें आपको डेरिवेशन और प्लॉट्स पढ़ने हैं। तो कुल मिला के ये पूरी रूपरेखा हो गई कि आपको आखिर इस टॉपिक में पढ़ना क्या पड़ेगा। ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, लेकिन ये एंजाइमोलॉजी का एक महत्वपूर्ण विषय है। हम एंजाइम की एक्टिविटी, इसकी वर्किंग के बारे में तो अभी तक जान रहे थे, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो इसकी वर्किंग को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। जैसे इसके पूर्व में मैं जब आपकी क्लास में डिस्कस कर रहा था तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने इनहिबिटर और एक्टिवेटर का रोल आपको बेहतर तरीके से समझाया था और वहाँ पे हमने एंजाइम इनहिबिशन के बारे में भी चर्चा की थी। तो आज हम स्पेसिफिकली एंजाइम इनहिबिशन के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अब मैं एंजाइम इनहिबिशन के बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। एंजाइम, इस नाम से आप लोग ऑलरेडी परिचित हैं और ये भी जानते हैं कि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं।
एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन का अगर हम कहें कि प्रोटीन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि कई सारे एमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। और अब अगर एंजाइम की वर्किंग की बात की जाए तो अगर एक एंजाइम की बात करें तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसका सारा भाग एक्टिव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट आकर कहीं भी जुड़ जाएगा। किसी भी एंजाइम की अगर बात की जाए तो इसके स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक प्रकार का मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट होता है जिसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्टिव साइट ही वह स्थान होता है जहां पर सबस्ट्रेट का अटैचमेंट होता है और सबस्ट्रेट का अटैचमेंट जैसे ही इस साइट पर होता है इसके परिणाम स्वरूप ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं, एक दूसरी प्रकृति पाई जाती है इनमें, एक दूसरा टाइप, जहां पे एक्टिव साइट तो प्रेजेंट होती है सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के लिए, एक्टिव साइट फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग, बट इसके अलावा एक और साइट भी प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बाइंडिंग साइट, जो इनहिबिटर से बाइंड करने के लिए होती है और इसी साइट को एलोस्टेरिक साइट भी बोला जाता है। तो मतलब कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम ऐसे भी मिलेंगे जहां पे एंजाइम से बाइंड करने के लिए जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो उसके लिए तो एक्टिव साइट है, लेकिन इसके अलावा एक और साइट भी प्रेजेंट है जिसे इनहिबिटर बाइंडिंग साइट, मतलब एक ऐसी साइट जो इनहिबिटर को बाइंड करेगी और इसे एलोस्टेरिक साइट नाम दिया जाता है। तो ये तो एंजाइम का स्ट्रक्चर है। अब इनहिबिशन कैसे होता है, कैसे इस कॉन्सेप्ट की बात आती है, तो देखिए होता यूं है, अगर हम एक सामान्य अभिक्रिया के विषय में चर्चा करें तो एक एंजाइम जब एक सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करता है, और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉक एंड की मॉडल में कि प्रत्येक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक नेचर शो करता है। तो जब एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट से जाकर जुड़ता है, ये अटैचमेंट होता है, इसके परिणाम स्वरूप ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और इसी ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद एंजाइम के द्वारा सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस, कुछ ऐसे चेंजेस किए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, और जैसे ही ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा एंजाइम दोबारा से अलग हो जाएगा और फिर से मुक्त अवस्था में एंजाइम हमारा तैयार है एक नए सबस्ट्रेट को कैटालाइज करने के लिए। लेकिन कभी कभी इस सबस्ट्रेट के स्थान पर कोई अन्य मॉलिक्यूल आकर एंजाइम की इस एक्टिव साइट से अटैच हो जाता है और इसके अटैचमेंट होते ही, इसके अटैच होते ही एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, मतलब इनएक्टिव हो जाता है और ये किसी भी अभिक्रिया को संपन्न कराने काबिल नहीं बचता। एंजाइम की जो गति है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है, उसका पूर्ण रूपेण इनहिबिशन हो जाता है, पूरी तरह से वो इनहिबिट हो जाती है। तो यह जो विशिष्ट प्रकार का मॉलिक्यूल है, ये जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है जो सबस्ट्रेट की जगह पे एंजाइम की एक्टिव साइट से जाकर अटैच हो जाता है, ये कहलाता है इनहिबिटर। और इसके द्वारा ये जो घटना घटित हुई, ये जो फिनोमिना हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एंजाइम की एक्टिविटी का लॉस हो गया और वो किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने के काबिल नहीं बचा, इसे हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। तो इस प्रकार से अगर हम कहें, जब किसी भी एंजाइम से सबस्ट्रेट के स्थान पे एक ऐसा मॉलिक्यूल अटैच हो जाए जो उसकी एक्टिविटी का लॉस कर दे, मतलब इसके अटैचमेंट के बाद, इस मॉलिक्यूल के जुड़ने के बाद एंजाइम अन्य किसी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, तो इस मॉलिक्यूल को कहते हैं इनहिबिटर।
और एंजाइम के साथ इस इनहिबिटर के जुड़ने की घटना जो होती है, जिसके कारण एंजाइम की एक्टिविटी का लॉस हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? इनहिबिशन। और चूंकि ये सारी प्रक्रिया एंजाइम के साथ हो रही, इसीलिए इसे एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। एंजाइम इनहिबिशन इज अ फिनोमिना वेयर एन molecule known as the inhibitor get bind to the enzyme active site of enzyme, and after binding of this inhibitor molecule, the activity of enzyme get lost and it unable to catalyze any other substrate. That is called enzyme inhibition. तो इस प्रकार से आप एंजाइम इनहिबिशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो जनरल आइडिया है, वो आप समझ चुके होंगे। और हम अब अपने आने वाले लेक्चर्स में आपको एंजाइम के बारे में डिटेल में समझाएंगे, इसके टाइप्स और इसका एसोसिएशन कैसे होता है। और एक और बात सबसे महत्वपूर्ण होती है कि एक दूसरा प्रकार भी मैंने एंजाइम का बताया, जहाँ पर क्या है, एंजाइम के पास एक अलग से साइट प्रेजेंट है। तो जब भाई एक्टिव साइट तो फ्री है, वहां पे सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा। मेरे हिसाब से अब एंजाइम की एक्टिविटी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि भलाए एंजाइम के पास एक और साइट प्रेजेंट है, जो स्पेसिफिकली एक ऐसी साइट है जहां से इनहिबिटर आकर जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इनहिबिटर का एसोसिएशन हो गया, वो अपनी साइट में आके जुड़ गया। लेकिन जब तक इनहिबिटर जुड़ा रहेगा, भला ही वहां पे सबस्ट्रेट अटैच हो या सबस्ट्रेट अटैच ना हो, आगे आने वाले विभिन्न प्रकार की इनहिबिशन के विषय में जब चर्चा की जाएगी तो ऐसी कंडीशंस भी आएंगी जहां पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों जुड़े हुए हैं एंजाइम से, और यहाँ पर या तो EI कॉम्प्लेक्स बना हुआ है या ESI कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। दोनों ही दशाओं में अगर इनहिबिटर एक बार एंजाइम से जुड़ गया तो एंजाइम किसी भी प्रकार की कोई भी रिएक्शन को करवाने के सक्षम नहीं रहेगा। मतलब जब तक इनहिबिटर एंजाइम से अटैच हो रहेगा, तब तक एंजाइम किसी भी प्रकार की कोई भी अभिक्रिया परफॉर्म करने के काबिल नहीं।